हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप उस क्वेश्चन को मुझे भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, कल हमने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड व्हाट वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? जो हमने कल सीखा कि एक इवेंट हो चुकी है, उसके बाद दूसरी इवेंट हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और ये उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, हाउ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज डिराइव्ड एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिया है, लेट ई एंड एफ बी टू एग्जाम्पल स्पेसिस एस। हमने ई और एफ को दो सैंपल स्पेसिस, दो इवेंट्स हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या है? बी टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस। ये ऐसे, let E and F be two events of sample space S. Clearly, set E intersection F denotes the event that both E and F have occurred. E intersection F का मीनिंग क्या है बच्चों? Both E and F have occurred. ठीक है। Now, in other words, E intersection F denotes the simultaneous occurrence of the event E and F. तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है आपको ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग, इसका मीनिंग। और मीनिंग क्या है? साइमल्टेनियस अकरेंस मीन्स ई और एफ दोनों साथ साथ हो रही हैं। ओके, वेरी ऑफन वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। बहुत बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ई इंटरसेक्शन एफ की। तो फॉर एग्जाम्पल, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग टू कार्ड्स वन आफ्टर दी अदर, एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स ड्रॉ कर लिए, वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक। वी मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अ किंग एंड ए क्वीन। यानी आपने 2 कार्ड निकाले हैं बच्चों, एक किंग आए और दूसरा क्वीन आए, दोनों साथ में, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसको आप इवेंट का नाम भी दे सकते हैं। ई मतलब फर्स्ट कार्ड पे आ गया किंग, एफ इवेंट ले सकते हैं, सेकंड कार्ड पे आपका क्या आ गया? क्वीन। अब बोलेगा कि दोनों आ जाएं, किंग भी आए और क्वीन भी आए, इसका मतलब ई एंड एफ एक साथ हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये आपको निकालनी है। क्लियर है मेरा बात? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे अभी हम आएंगे। सबसे पहले आपने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इट मीन्स बोथ ई एंड एफ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज ऑब्टेन्ड बिलो। अब कल हमने जो फॉर्मूला सीखा था, हमारे पास वो फॉर्मूला क्या था? अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, तो उसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई ओवर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहाँ से आपको दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड। और यहाँ से दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ अकर्ड। तो आपको इन दोनों फॉर्मूले से क्या मिल रहा है? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मिल रही है। मीन्स ई एंड एफ एक साथ होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल रही है।
तो निकलेगी कैसे? पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, या कोई दिक्कत नहीं है, पहले ई हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम पहले ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके बाद ई हो चुका है तब एफ की निकालते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरसेक्शन की आ जाएगी। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में कहते हैं एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। एक अर्न है आपके पास ऐसे कोई, और उसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर। कहता है 2 balls निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ये समझना बहुत ज़रूरी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। और इन क्वेश्चंस को रीड करते टाइम अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिले तो उनको हाईलाइट कर लें पहले से। इट मीन्स क्या है, आपने एक बॉल निकाली, उसको वापस नहीं डाला, वो बाहर ही रही, उसके बाद दूसरी निकाली है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? आपको क्या निकालना है? बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो आपने 2 बॉल निकाली हैं, एक के बाद एक, और वापस नहीं रखी। एक बॉल निकाली तो एक इवेंट हुआ, उसका नाम रख दो इवन, या डायरेक्ट ई भी रख सकते हो। मैंने ले लिया इवन। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। E2 ले लो। सेकंड बॉल इज ब्लैक। अब आपको निकालना क्या है? दोनों का एक साथ, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये चाहिए आपको। और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज़ अकर्ड। क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालनी। E1 बोले तो ब्लैक बॉल निकालनी है। ब्लैक बॉल कितनी है टोटल आपके पास? यहाँ देखो, ये है 10, तो 10 टोटल बॉल्स हैं आपके पास 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, आपके पास आ गया 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया 2/3। अब आप एक इवेंट हो चुकी है, ये आप कर चुके हो, उसके बाद सेकंड इवेंट करनी है। जब बच्चों इसमें से एक बॉल बाहर आ गई, ये बॉल बाहर आ गई, तो बची कितनी इसमें? 14 बॉल्स बची। अच्छा ब्लैक बॉल कितनी बची? ब्लैक 9 बची, टोटल 14 बची। तो अब जो सेकंड बॉल निकलेगी, यानी आप E2 करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज़ अकर्ड, तो वो क्या होगी? टोटल बॉल्स हैं 14 और ब्लैक है 9, तो 9/14 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 = 9, 2 7 = 14, 3/7 आंसर। क्या आपको ये क्लियर है? इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का आना ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे? आपको टोटल बॉल है ब्लैक कितनी? 10 हैं, उनमें से आपने कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब 2 बॉल्स निकाली हैं। कितनी बॉल निकाली? 2 डिवाइड बाय टोटल कितनी थी? 15, उनमें से कितनी निकाली है? 2। अब इसको सॉल्व करते हैं आप। 10 × 9 डिवाइड बाय 2 × 1, 15 × 14 डिवाइड बाय 2 × 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/15 × 9/14। कैंसिल करोगे, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 3 तिया 9, तो फिर से कितना आ गया? 3/7। अब जिसको ये सॉल्व नहीं करना आता उसको 11th का मेथड देखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एक बार याद करा सकता हूँ मैं आपको कि NCR का फॉर्मूला क्या होता था? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब 10C2 को सॉल्व करते हैं तो 10 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कैंसिल। और मैंने जो लिखा है मैंने ये लिखा है डायरेक्ट 10 इंटू 9, ये देखिए आप यहाँ पे, और 2 इंटू 1। ये शॉर्टकट होता है बच्चों। ये पूरा फॉर्मूला लगाने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देखिए 10C2, यहाँ कितना लिखा है 2, तो आप इस 10 को 2 टाइम्स कम कर देंगे 10, और 10 के बाद क्या आएगा 9, और जो ये 2 है इसका फैक्टोरियल खोल देंगे। क्लियर है? जैसे 10 को एक बार 10 लिखा, उसके बाद एक बार और कम कर दिया 9, तो 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे, और 2 का फैक्टोरियल खोल दिया 2 इंटू 1। 15 को 15C2 है तो ये 2 है, इसीलिए 15 और फिर 14 दो बार हो गया। उसके बाद 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया था। जो बचा उसको आपने सॉल्यूशन निकाला और आपका आंसर आया 3/7। आई थिंक ये आपको क्लियर है। आपको ज़रूरी नहीं है ये मेथड करना, ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो आप ज़रूर इस मेथड को करें। आपके पास 2 मेथड हो जाएंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब हमने थ्योरम देख ली भाई साहब, हमने क्या देख ली, थ्योरम। कौन सी थ्योरम? हमने बातों बातों में थ्योरम बना दी अपनी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये जो आपने निकाल दिया ना ई इंटरसेक्शन एफ, ये कैसे निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एफ व्हेन ई हैज़ अकर्ड। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स ई एंड एफ साइमल्टेनियसली, और इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स इफ ई एंड एफ एंड जी आर 3 इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। कहता है अगर 3 के लिए आ जाए भाई साहब, 3 इवेंट आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, यही सब काम करेंगे। लो मैं करके दिखा देता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो सबसे पहले ये इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन ई हैज़ अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ अकर्ड। उसके बाद जी की प्रोबेबिलिटी व्हेन दोनों हैज़ अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ, ई एंड बोले तो इंटरसेक्शन एफ हैज़ अकर्ड। तो आप देखो इसका फॉर्मूला ये बना हुआ है, ठीक है। इसको इन्होंने ई एफ भी लिख सकते हो आप, ये ई एफ डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मीनिंग सेम है। आई होप आपको ये मेथड क्लियर है। 3 से ज़्यादा भी हो तो हम यही मेथड लगाएंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ज़्यादा इवेंट के लिए भी हो सकती है। ये लिखा हुआ है फॉर मोर एंड मोर इवेंट्स। नेक्स्ट, देयर इज अ क्वेश्चन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैंने बताया था जब भी ऐसा वर्ड आ जाए उसको हाईलाइट कर लो, विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब यहाँ पे भाई साहब कार्ड कितने निकाले हैं, 3। पहले 2 कहता है किंग होने चाहिए, थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, 3 है तो आप 3 इवेंट्स मान लीजिए, E1 E2 E3। E1 को मान लीजिए फर्स्ट कार्ड इज किंग। कहता है सेकंड भी क्या होना चाहिए, सेकंड कार्ड इज किंग। थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड कार्ड इज एस। ये बात है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि किंग होते कितने हैं, किंग होते हैं 4, एस कितने होते हैं, एस भी होते हैं 4।
तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगी बच्चों 4/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज़ अकर्ड। अब एक कार्ड आप निकाल चुके हो और आप विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, इट मीन्स आपने वापस नहीं रखा। तो अब किंग कितने बचे हुए हैं आपके पास 3, टोटल कार्ड कितने बचे हैं 51। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन E1 एंड E2 हैज़ अकर्ड। अब आपके 2 किंग निकल चुके हैं, तो टोटल कार्ड आपके पास बचे हैं 50। और एस कितने बचे, एस तो निकाला ही नहीं, तो एस तो 4 के 4 बचे। तो अब आपको निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। मतलब ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। एक साथ होने का मीनिंग क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दीजिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो E1 का प्रोबेबिलिटी 4/52, E2 व्हेन E1 हैज़ अकर्ड 3/51 और E3 व्हेन E1 एंड E2 हैज़ अकर्ड इज 4/50। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या आएगा सॉल्व करके, ये कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसके बाद ये हो गया 17 तिये 51 और कुछ तो नहीं है। तो आप ये हो गया इधर 2, इधर हो गया 13 × 17 × 25, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर, काम खत्म। आई होप आपको ये क्लियर है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब एक नई चीज़ आई है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है, मामला क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। एक कोई इवेंट है E1, एक कोई इवेंट है E2। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, E2 की भी निकालते हैं। अब E1 की प्रोबेबिलिटी से E2 की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे अभी ऊपर किया था ना हमने, E1 हो चुका है, E2 की निकालेंगे तो फर्क पड़ रहा है भाई साहब। देखो यहाँ 4 थे किंग, जैसे ये हो चुका है यानी ये कार्ड निकल चुका है, तो यहाँ फर्क पड़ रहा है इस किंग पे। यहाँ 3 रह गए हैं बस, और टोटल कितने हैं 51। यहाँ क्या कहता है, अगर E1 के हो जाने से E2 की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E2 के हो जाने से E1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। इसीलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, मतलब एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं है, एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर। ये भी समझना है किस पर फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पर। ओके क्लियर। हाँ ये दोनों रिलेटेड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनमें कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इनकी प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दूसरे से। अब देखते हैं आगे। Consider the experiment of drawing a card from a deck of 52 playing cards in which the elementary events are assumed to be equally likely. Equally likely मतलब सबके चांस बराबर है भाई साहब। If E and F denote the events, the card drawn is spade. जो फर्स्ट है ये क्या कहता है, ये बोलता है स्पेड ड्रॉ किया। फर्स्ट इवेंट क्या बोलती है, स्पेड। कार्ड ड्रॉ किया आपने और वो स्पेड आ गया, एंड द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ये कौन सी इवेंट है, एफ। तो ई जो है वो निकालती है स्पेड, और एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज एस। अब आपको पता होना चाहिए स्पेड और एस ये कितने कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए स्पेड
कितने होते हैं 13। ऐसे ही हमारे पास क्लब कितने होते हैं 13। इसके बाद डायमंड भी कितने होते हैं 13 और हार्ट टोटल कितने हो गए 52। इनमें से ये दोनों ब्लैक होते हैं, ये दोनों रेड होते हैं और स्पेड कुछ ऐसा होता है देखने में। यहाँ पहले हार्ट बनाता हूँ, हार्ट ये है हार्ट, मेरी ड्राइंग ऐसी है, मजाक मत उड़ाना। डायमंड ऐसा होता है और क्लब ऐसा होता है, ऐसा कुछ ऐसा। और ये तो भाई साहब मुझसे नहीं बन रहा, उल्टा दिल बनाना होता है लेकिन मुझसे नहीं बन रहा, आप मैनेज कर लो। कुछ ऐसा जो भी है, स्पेड इस तरह का होता है, ड्राइंग में ना ही करूँ तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया कि भाई साहब स्पेड हमारे पास 13 हैं। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 13/52, हाँ या ना। अब कोई एक अलग इवेंट है, उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, एस निकाल रहे हैं, उसकी अलग से प्रोबेबिलिटी क्या होगी एस की। एस होते हैं कितने, 4 होते हैं, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, 4 एस हैं, तो 4/52। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ओके। और वो क्या आएगी आपके पास, ऑल्सो ई एंड एफ इज द इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड, कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड। अब मुझे बताओ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में पहले तो देखो आएगा कौन, कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस कितने होंगे, एक ही होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ इसमें 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 डिवाइड बाय टोटल में कितना है 52। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये निकालना चाहता हूँ। इसको निकालने से क्या होगा देखते हैं। ये ई इंटरसेक्शन एफ आया 1/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया था 4/52, 52 से 52 कैंसिल, कितना आ गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड कितना आया 1/4। अरे बाबा ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ कितना है 1/4, यहाँ भी 1/4 आ रहा है, ये देखो ध्यान से, और यहाँ भी 1/4 आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, दोनों सेम आ रहे हैं 1/4। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, मीनिंग समझो आप। आपकी इवेंट जो है एफ इवेंट ये वाली हो चुकी थी, तब आपने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली तो 1/4 आई, और जब ई नहीं हुई थी तब आपने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली ये, तो भी कितना आया 1/4। दोनों केसेस में 1/4। इट मीन्स एफ के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों इवेंट, ये ई और ये एफ, ये दोनों कैसे इवेंट हुए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एफ के साथ भी आप ये करके देख सकते हो, देखो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बच्चों 1/52 है इसका प्रोबेबिलिटी, और ई का कितना है 1 यानी 13/52 है, 52 कैंसिल, कितना आ गया 1/13, और यहाँ से इसको कैंसिल करोगे ये भी कितना आ रहा है 1/13। यहाँ से भी दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों भी कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं 1/13। तो इसका मतलब यहाँ पर ई के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एफ की प्रोबेबिलिटी पर ई के होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रोबेबिलिटी सेम है। और जब ऐसा होगा, जब प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई थिंक अब ये क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कहता है एक चीज़ निकल के आई जो
two events E and F are said to be independent if probability equal होगी. कहता है probability of F अगर equal हो जाए probability of F when E has occurred. ठीक है, मतलब E के होने से इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तब ऐसी इवेंट्स को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज़ अकर्ड. ये दोनों भी सेम होंगे. यही चीज़ हमने ऊपर करी है. देखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ F है इधर, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज़ अकर्ड. दोनों सेम आ रहे हैं. ये देखो, ये चीज़ है सेम. Now thus in this definition we need to have probability of E not equal to 0. हाँ, इसमें ये चीज़ है कि भाई साहब probability of E 0 नहीं होनी चाहिए, F की probability भी 0 नहीं होनी चाहिए. ये ज़रूर है, कंडीशन लेके चलनी है. क्लियर है? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F और आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अब नीचे 0 आ गया तो भाई साहब ज़मीन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई, मतलब 0 हो गया सब कुछ. वो काम नहीं कर सकते हम. नाउ बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव क्या? ये जो आपने अभी दो फॉर्मूले बनाए, ई इंटरसेक्शन एफ इसके इक्वल होगा. सिमिलरली ई इंटरसेक्शन एफ एस के इक्वल भी होगा. क्यों होगा बच्चों? अब ध्यान से देखना, ये चीज़ वही फॉर्मूला है सेम. उस फॉर्मूले में क्या कर दिया, बस ये चीज़ इक्वल है किसके? इसके. इसका मतलब आपका जो मल्टीप्लिकेशन रूल था, आपका मल्टीप्लिकेशन रूल तो ये था, लेकिन उसकी जगह इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या बन गया? ये बन गया. क्लियर है? मतलब ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो क्या करो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म. नेक्स्ट, thus using टू, ये टू, द इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज. कहता है दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगी? जब उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाएगा, तब होंगी. क्लियर है? इट मीन्स क्या हुआ? बोथ साइड हो गया. अगर ये बात ट्रू है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये बात ट्रू है. ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं. फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टोस्ड. लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई. चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, चेक करना है भाई. तो सबसे पहले ए को लिख लो. अब इसका कलर चेंज करता हूँ मैं. ए को इवेंट को लिख लेते हैं हम. क्या कहता है? हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन. हेड ऑन कॉइन आप पूरा लिख सकते हैं. हेड अपीयर्स ऑन कॉइन. बी द इवेंट 3 ऑन द डाई. अच्छा, अभी सैम्पल स्पेस बनाते हैं. सैम्पल स्पेस क्या होगा रे बाबा? क्या क्या किया हमने? एक फेयर कॉइन लिया, एक अनबाइस्ड डाई ली, दोनों को टॉस कर दिया. अब एक साथ किया है, एक साथ किया है तो मान लीजिए कॉइन पे आ गया हेड और डाई पे आ गया 1. फिर इस पे आया, मान लीजिए हेड इस पे आया 2. आगे आप समझ गए मुझे लगता है. हेड 4, हेड 5 और हेड 6. सिमिलरली टेल 1, T2, T3, T4, T4, T5, T6. ये हो गया आपका सेट की फॉर्म में. इनमें लगा दीजिए कोमा. क्लियर है? सैम्पल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हुए बच्चों? ये 6, ये 6, 12. आपको कहता है हेड अपीयर, तो ए का सैम्पल स्पेस लिखो. क्या होगा? हेड ऑन कॉइन. अब कॉइन पे हेड कहाँ कहाँ है? ये रहा H1, H2, H3, H4, H4, H5, H6.
सिमिलरली कहता है डाई पे 3 होना चाहिए, यहाँ ढूंढो कहाँ है डाई पे 3, ये रहा और ये रहा, लिखो भाई इसको भी H,3 T,3 लिख लिया हमने। अब बात करते हैं, हमें चेक करना, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये हो गया तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो अभी आपने ए बी निकाल लिया, अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, उसके बाद लगभग काम ख़त्म हो जाएगा। ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये और ये कॉमन है, ये नहीं है, इसलिए इसमें एक ही एलिमेंट आया H,3। अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, 1 2 2/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, 1/12। अब चेक करो क्या ये इक्वल है। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/12, 2/12, 6 दूनी 12, एक कट गया, कितना आ गया 1/12। और ध्यान से देखो ये भी कितना है 1/12, तो दोनों इक्वल आ गए, विच इज ट्रू। Hence A and B are independent events। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। आगे आ गया एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन, या बोले तो थ्योरम है ये, और इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव दैट इफ E and F are independent events then so are the events E and F complement। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है बच्चों, मैंने क्या करा, जो आप क्लास 11 में पढ़ते थे वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम बना लिया और इसको नाम दे दिया E, इसको नाम दे दिया F, इसको हटाना पड़ेगा, ये E ये F, डन। तो मुझे बताओ ये क्या होता है, ये होता है E इंटरसेक्शन F। और अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी, सिर्फ इसकी बात करूं तो देखो ये अगर F है इतना, तो बाहर वाला क्या होगा F कॉम्प्लीमेंट, ये सारा F कॉम्प्लीमेंट होगा, हाँ या ना। और इस बाहर वाले का ये जो ये वाला स्पेस है, इसका E के साथ इंटरसेक्शन लूँ, इस पूरे E के साथ, तो वो जो मैंने ये एरिया आपको दिखा दिया ये सारा आ जाएगा। तो इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इसको क्या बोल सकता हूँ, F इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। और ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये वाला और ये वाला और ये बीच वाला, ये इंटरसेक्शन वाला, ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपने सेट्स में पढ़ा था, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे ए एंड बी दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या है फिर फाई है। वो सेट कैसे हो जाएंगे, उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ये ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट और ये ई इंटरसेक्शन एफ और ये तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बात समझनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी, मैंने पहले ही आपको बता दी। अब एक और चीज़ है हमारे पास, अगर मैं इस ब्लैक वाले एरिया का और इस इंटरसेक्शन वाले एरिया के साथ यूनियन कर दूं,
दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कलर चेंज करके ये येलो, मैं इस येलो एरिया का और इस ग्रीन के साथ, ये ग्रीन के साथ यूनियन कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, बताइए आप क्या मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर रहा हूँ ई इंटरसेक्शन एफ के साथ। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर से ई बन गया ना। मैं क्या, हाँ भाई बन गया, तो इसका यूज़ होगा यहाँ पे। क्लियर है? बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए यहाँ पे। चलो अच्छा, सबसे पहले टू प्रूव क्या है, टू प्रूव पहले गिवन लिखो ना बॉस, गिवन लिखो। गिवन जो है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्यों? बिकॉज इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है। अब टू प्रूव थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। टू प्रूव है ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल आना चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों सॉल्यूशन, या फिर बोले तो प्रूफ। वी हैव, हमें मालूम है ये चीज़। अब इसमें बोथ साइड अप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, और इधर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एक चीज़ याद करानी पड़ेगी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आता है आपको। उसके बाद अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएं तो ये तो जीरो हो गई, प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। तो किसके इक्वल बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? ये ज़ीरो हो गई। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? तो आपको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल, इसके इक्वल। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा एक सेट मान लो, ये पूरा एक सेट मान लो, बीच में यूनियन है। और मैंने अभी बताया आपको ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट ये रहा, और ई इंटरसेक्शन एफ ये रहा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बोलो यहाँ से कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को यहीं रखो, बाकी को उधर ले जाओ। और ये जो है ये अभी गिवन है आपको, यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। यही प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो भाई साहब आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये आपका होमवर्क है बच्चों, सेम है। ई डैश एंड एफ को प्रूव करना है आपने। अभी हमने क्या किया, इसका और इंटरसेक्शन का यूज़ किया। अब आप क्या करना, इसका और इंटरसेक्शन का यूज़ करना,
हो जाएगा। फिर आप ये प्रूव करना, दोनों आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो मुझे बता देना, हम प्रूव करके दिखाएंगे। नेक्स्ट लास्ट है ये, उसके बाद हम बाद में करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय। ये क्या आ गया सर? सर ये तो ऊपर से चला गया, स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया। नहीं बेटा, ध्यान से समझो, देखो समझ में आएगा। एक एक बात पकड़ो। पहली बात पकड़ो, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अरे सर बिल्कुल ठीक, अब तो समझ में आ गई धीरे धीरे पढ़ने से। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये मीनिंग हुआ बच्चों, इंडिपेंडेंट है ना, गिवन है, गिवन। तो हमने फटाफट से इसको लिख लिया, जैसे ही समझ में आया लिख दिया। निकालना क्या? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय। ओ हो, प्रूव करना है भाई साहब। इस एट लीस्ट का मीनिंग समझा देते हैं पहले तो, कल भी समझाया था। एट लीस्ट क्या है? कम से कम एक, या तो ए हो जाए या बी हो जाए, एक तो होनी चाहिए, दो भी हो सकती है। और सेट्स में बच्चों ये जो केस है ये आता है यूनियन में। किस में? यूनियन में। यूनियन में कैसे आता है? यूनियन में क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो एट लीस्ट को कौन शो करता है? आपका ए यूनियन बी। तो आपको निकालना क्या है? टू फाइंड, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और उसने आंसर भी बताया होगा, कह रहा है प्रूव करो इसके इक्वल होगा। क्या कहते हो बच्चों? ठीक है, अब जो गिवन है उसी की हेल्प लेते हैं सॉल्यूशन। वी है, बड़ा इजी है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए, ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो अभी अभी किया था, ये वाला। ये इसको इधर ले आए प्लस का, ये उधर गया तो माइनस का। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको निकालना क्या है? ये निकालना है। तो इसको एक साइड में रख लेंगे, बाकी सब एक तरफ। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो इस चेहरे को, इसमें सर कॉमन आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और जब वन में से माइनस कर देते हो तो वो क्या बचती है? बताओ मुझे। वो बचती है सर कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। अब ये कॉम्प्लीमेंट है तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट में बदल देता हूँ। कैसे बदल सकता हूँ? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा खुद से, क्योंकि प्रूव करना है ना ये, तो ऐसे ऐसा बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। आपके पास क्या आ गया? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, देखो कौन कॉमन आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी। ये इधर से माइनस का बाहर गया तो वन बचा, इधर बचा ये। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। Hence proved. So thank you so much बच्चों। I hope आप सभी को, I hope you like it. I hope you like it. चलिए कल मिलते हैं फिर से और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।